हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो आज का ये हमारा न्यू क्लास हो रहा है, जिसमें हम लोग देखेंगे रेलवे एनटीपीसी का सेट, जिसमें मैथ्स के हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। और ये हमारा फर्स्ट सेट है, तो मैंने इसमें क्वेश्चंस कुछ कम लिया क्योंकि आप लोग का रिस्पांस भी देखना जरूरी है। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो हम लोग क्वेश्चंस भी और बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए और बताइएगा कि आप लोग को आज की वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि यदि x माइनस रूट एक्स बराबर 90 दिया गया हो तो हमसे पूछा गया रूट एक्स का मान क्या होगा। और यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने दिए गए। और सबसे अच्छी बात आप ये देखिए कि ये क्वेश्चंस कितनी बार पूछा गया था। एक ही दिन 2 शिफ्ट में यही क्वेश्चंस डाला गया था पिछली बार एग्जाम्स में। तो कैसे करते हैं, सिंपल सी बात है। क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, x माइनस रूट एक्स इक्वल टू 90 है और हमसे पूछा कि रूट एक्स की वैल्यू बताइए क्या होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 90 लाना है। अगर हम x के जगह पे 100 रख दे तो देखिए x के जगह पर 100 रखते हैं, मान के चलते हैं कि x की जो वैल्यू है वो 100 है। अगर 100 रखते हैं तो 100 में से अगर रूट x जो रूट 100 होगा तो क्या होगा, 10 निकल जाएगा और राइट साइड में आपका 90, यानी कि दोनों तरफ इक्वल हो जाता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं हमारा, अगर x की जगह पे 100 रखते हैं तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन हमें तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है रूट x की। तो रूट x यानी कि अगर 100 रख देते तो कितना आएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका 10 आ जाएगा, जो कि हम ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 6x² माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो कि 2 मूल अल्फा और बीटा है तो उनके मूलों के वर्गों का योग क्या होगा। देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान देंगे कि कैसे कह रहा है। x² माइनस 5x प्लस में 1, ठीक है, राइट साइड में 0 के बराबर है और हमें यहाँ पे निकालना है इसके मूलों के वर्गों का योग। तो इसके मूलों का वर्ग होता है, मूलों का योग होता है क्या है, अल्फा प्लस बीटा आपको क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए क्या हुआ, ये आपका ए होता है, ये बी है और ये आपका सी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई माइनस पहले से भी माइनस यहाँ पे, यानी कि हम कह सकते हैं कि 5/6 होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर मूलों का गुणनफल देखते तो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा अगर हम देखें तो सी बाई ए होता है। तो सी बाई ए, तो सी कितना है, 1 है और ए इसका 6 है, तो ये आ गया। लेकिन हमें तो निकालना था इनके मूलों का वर्गों का योग, यानी कि अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर हमें निकालना है। तो आप लोगों को इसका डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। होगा कि नहीं होगा बताइए। अगर हम इसको इधर भेज देते हैं तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, कोई दिक्कत नहीं। और सिंपल सी बात है कि जो हमारे पास वैल्यू अब आ गई है उस वैल्यू को रख देते हैं यहाँ पर, एक इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों को रख देंगे, करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/6 है, तो इसका अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो 25 नीचे 36 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। उससे से 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, यानी कि 2 इंटू अल्फा बीटा, यहाँ से 2 से गुना करेंगे तो 1/3, तो 1/3 मैंने यहाँ पे रखा। अब इन सिंपल सी बात है कि दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 36 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 ही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ऊपर में 25 और 12 3 36, ठीक है, 12, यानी कि 25 में से अगर 12 जाता भी है तो कितना आएगा, 13/36। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हम बी को टिक कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा प्रश्न था और इस क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि आपको याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में रेखांकित जो भाग है ए ओ बी काट कर निकाला गया, तो शेष भाग का परिमाप क्या होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, एक वृत्त दिया गया और वृत्त के 4 भाग में से एक भाग जो है उस काट को निकाल दिया गया, ए ओ और बी काट करके निकाल दिया गया और इसका जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। तो आप ये बताइए कि अगर इस टोटल हम वृत्त की परिधि को देखें तो टोटल वृत्त की परिधि से एक भाग निकल गया, तो यानी हमें जो फाइंड आउट करना है इसके जस्ट 3/4 भाग को निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि 2πr यानी कि 22/7 और r हमारा 7 दिया गया, कितना हो गया 22 दूनी की 44, इसका टोटल था, ठीक है, टोटल था। लेकिन हमें तो फाइंड आउट करनी है इसका और इसका, यानी कि 4 भाग में से सिर्फ हमें 3 भाग चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि 44 का 3/4 भाग कितना होगा, जो हमें निकालना है, ठीक है। एक भाग तो हटा दिया गया, इस काम को खत्म कर दिया गया, तो हमारे पास जो बचा शेष उसी का हमें क्षेत्रफल इसका परिमाप पूछा जा रहा है, यानी कि इसका, ठीक है, यहाँ तक से लेकर के यहाँ तक। तो हम क्या करते हैं, इसको देखिए कटा लीजिए, 11 चौका 44 यानी कि 33 बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है कि टोटल मिलाकर के 44 और उसमें से एक भाग हटा दिया गया, तो
11 भाग खत्म और यहाँ पे 33 भाग बचा हुआ है। तो कह सकते हैं कि 33 सेंटीमीटर हमारा करेक्ट आंसर आ जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चंस में आपने समझ लिया होगा किस तरह से किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने यहाँ पे क्वेश्चंस जो है सारे चैप्टर से लिया है, तो जो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, तो बस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा और अपना रिस्पॉन्स नीचे बताइएगा कि आप लोग को आज की वीडियो कैसी लगी। ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश कर सकें कि आप लोगों की डिमांड के ऊपर जो भी आप लोग का रिस्पॉन्स रहेगा उस तरह से हम लोग कवर करें। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि साइन थीटा इक्वल टू कॉस्ट हो, तो देखिए कैसे करते हैं। साइन थीटा इक्वल टू कॉस्ट थीटा हो और यहाँ पे बोला गया है कि सेक थीटा की वैल्यू बताइए। सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, कैसे करेंगे? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं करना है। देखिए अगर इसमें इसको नीचे भेज दूंगा तो क्या होगा, टेन थीटा बराबर में 1 हो जाएगा। अब बोलोगे कि टेन थीटा मैंने कैसे लिखा, तो अगर मैं कॉस को नीचे भेजूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, साइन बटे कॉस बराबर में 1 हो जाएगा। और साइन बटे कॉस की वैल्यू क्या होती है, टेन। टेन बराबर 1 आ गया। और 1 यानी कि टेन में अगर मैं आपसे पूछूं कि टेन में 1 कितना का वैल्यू होता है, तो आप कहोगे 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो टेन से टेन खत्म। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ ही गई है तो हम यहाँ पे इसको निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए निकाल सकते हैं कि सेक 45 डिग्री, तो आप कहो कि सेक और कॉस दोनों उल्टा होता है, यानी कि सेक 45 डिग्री का जो वैल्यू है वो कॉस का उल्टा होगा। तो कह सकते हैं कि कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। तो सेक में क्या होगा, √2। तो आई होप कि बात आपने समझा होगा किस तरह से किया है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये है, अंकित मूल्य पर 12 सही 1/2% का बटा देकर भी 25% का लाभ अर्जित किया जाता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अच्छा यहाँ पे ऑप्शंस मेरे पास 2 ही है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। जब भी आपके पास क्वेश्चंस में अंकित मूल्य और कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य से संबंधित रिलेशन दिया जा रहा है, तो उस कंडीशन में हमारा एक सबसे अच्छा जो फार्मूला होता है हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, मार्केट प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य बटे क्रय मूल्य रख सकते हैं। और इसका जो संबंध होता है किसके साथ रखते हैं, तो इसका संबंध 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और इसके साथ 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। इस फार्मूले को आप याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर फार्मूला है। इस पे इस टाइप के क्वेश्चंस को काफ़ी इजीली किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करेंगे इस क्वेश्चंस को। देखिए हमारे पास यहाँ पे मार्केट प्राइस दिया गया, तो मैंने मार्केट प्राइस रखा 200। कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है, तो चलो कॉस्ट प्राइस को CP ही रख देते हैं। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यानी कि प्रॉफिट परसेंट कितना है, 25%। तो हम कह सकते हैं कि 125, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो अब यहाँ पे दिखेगा 12.5% है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 100 माइनस 12 दूनी की 24 एक 25/2। तो देखिए 100, सिंपल सी बात बताता हूँ आपको, चाहो तो आप इससे अलग तरीके से कर सकते हो। 100 माइनस डिस्काउंट निकाला तो कैसे करते हैं, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो 25/2 करेंगे। ठीक है, यानी कह सकते हैं कितना होगा, 200 में से 25 जाएगा तो 175/2। तो इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, 125 गुने 2 और नीचे आपका 175। बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल सी बात मैंने यहाँ पे क्या, अब इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिए, राइट आंसर आपका आ जाएगा। देखिए 25 से कटाते हैं, 25 8 200 और 25 5 आपका होता है 125। और अगर हम 5 से इसको कटाते तो 35 5 175 हो जाता है। ठीक है, इस 2 से इसको कटा दे तो 2 चौका 8, ये भी खत्म। तो बचा आपके पास कितना, 35 गुनी 4 और राइट साइड में आपका क्रॉस करोगे तो यहाँ पे CP गुने 1। तो कह सकते हैं कि CP की जो वैल्यू होगी वो 4 गुने 35 और 35 को आप 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 35 चौका 140। तो करेक्ट आंसर कितना है, 140 रुपये, जो कि हम ऑप्शन नंबर यहाँ पे B को टिक किया जा सकता है। बताइए बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं था। ठीक है, देखिए इसी टाइप से मैंने एक और क्वेश्चन लिया ताकि आपको समझा सकूँ और इसी फॉर्मूले बेस्ड पे है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा था, और ये आप देख सकते हैं क्वेश्चंस पूछा भी गया पिछले बार के एग्जाम्स में। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस कह रहा है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 26% का लाभ कमाता है। यदि उसका क्रय मूल्य 800 रुपया हो तो अंकित मूल्य क्या होगा, है कि नहीं। इसी क्वेश्चंस पे देखिए करते हैं कैसे करना है। यहाँ पे हमारे पास क्या निकालना है, हमें मार्केट प्राइस निकालना है, यानी कि हम मार्केट प्राइस को मार्केट प्राइस छोड़ देते हैं और यहाँ पे जो उसका क्रय मूल्य दिया गया वो 800 रुपये है, तो मैंने क्रय मूल्य को 800 रुपये रखा। राइट साइड में किसका बराबर होता है, तो 100 प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ पे देखिए 26% का लाभ कमाता है, यानी कि 126 और डिस्काउंट कितना का दे रहा था, 10% का, तो मैं 90 लग सकता हूँ। 100 माइनस 10 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 0 से 1 0 ये खत्म। और यहाँ पे बताइए 14 से कटाएंगे तो कितना होगा, 14, 9 से गुना करेंगे तो 126, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे इसको गुना कर लीजिए, यानी कह सकते हैं कि मार्केट प्राइस जो होगा वो 14 गुनी 8
पे 0, ठीक है 80 होगा। तो 14 8 होता है कितना, 14 8 112, यानी कि हम 112 और 0 एक बैठ गया 1120, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बताइए, तो मैंने आपको इसीलिए बोला था ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर पेपर में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 32 लोग 12 दिनों में एक दीवार बना सकते हैं, 24 लोग जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति की कुशलता जो है वो पिछले समूह के लोगों से 1/3 है, ऐसी दीवार का 5/8 पूरा करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, समय निकालना है। तो हम पहले कह सकते हैं कि पहले जो थे वो 32 लोग जो थे वो 12 दिनों में पूरा करते थे एक दीवार बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट जो हमसे पूछा क्या जा रहा है, नेक्स्ट ये पूछा जा रहा है कि अगर 24 लोग मिलकर के काम करें तो उसको कितना समय लगेगा, यानी हमें समय तो निकालना है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दिया गया कि जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की जो कुशलता है वो पहले से 1/3 है। 1/3 का मतलब 1/3, ठीक है, 1/3 है, और ऐसी दीवार का 5/8 पूरा करने में पहले एक दीवार पूरा करना था, लेकिन अब जो दीवार है वो 5/8, यानी कि 5/8 रहूँगा तो 8 आपका ऊपर में चला जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ कर रहे हैं वो फार्मूला क्या है मैं आपको बता चुका हूँ कई बार, MDH नीचे आपका वर्क 1 होता है, उसी तरह से M2D2H2 और नीचे आपका वर्क 2। ठीक है, यहाँ पे 1 1 1 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसी फार्मूले में यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए कैसे करते हैं। अब इसको हम कटाते हैं, 12 दूनी की 24, ठीक है, 8 दूनी की 16 और 16 दूनी की 32, आपका 2 से खत्म हो गया टोटल। बचा कितना, 5 3 15, 15 दूनी की 30, x की वैल्यू आपका कितना निकल गया 30। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अब उस काम को 30 दिनों में किया जा सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर सकते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा समझना था आपको कैसे करना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, काफ़ी अच्छा प्रश्न, ध्यान दीजिएगा कि यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 1452 रुपये हो जाती है और 3 वर्ष में जो कि 1597.20 हो जाती है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आपको देखने को मिलता है। सिंपल सा बात होता है, इसमें करते क्या है, देखिए 2 वर्ष में कितना हो जाता है, 2 वर्ष में 1452, ठीक है, 2 वर्ष में 1452, 3 वर्ष में कितना हो जाता है, तो 3 वर्ष में हो जाता है 1597.20 हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये आपका मिश्रधन हो रहा है, लेकिन हम इसमें से जैसे इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जो कि रेट हमारा 1 वर्ष का कह सकते हैं कि ब्याज निकल जाता है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनका ब्याज देख लेते हैं कि कितना हो जा रहा है। तो ब्याज करेंगे तो घटा देंगे, 3 में से 2, 1 वर्ष का ब्याज निकल जाएगा। तो अगर हम इसमें से 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा, 0 2 7 में से 2 गया 5, यहाँ पे देखिए 4 और 5 में से 1, यानी कि इतना रुपया हो जाता है। ठीक है, अब हम करते क्या, हमें निकालना है रेट। तो रेट परसेंट के लिए फार्मूला क्या होता है, डायरेक्ट रेट परसेंट के लिए फार्मूला ये होता है कि अंतर, यानी कि जो हम अंतर निकालते हैं, कह सकते हैं कि ब्याज जो आया अंतर गुने आपका 100 और नीचे में हमारा जो कि पहला मिश्रधन था कितना, तो पहला मिश्रधन ये था आपका 1452। ठीक है, 1452, तो अंतर कितना है 145.20 गुने आपका 100 और नीचे में आपका 1452। बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे अगर देखिए दोनों से अगर गुना कर देंगे तो हमारा हो कितना जाएगा वहाँ पे, तो वहाँ पे आपका अगर 100 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा और नीचे आपका 1452। ठीक है, इसको कटा देंगे तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे 10 बार में ये कट जाता है, 10% करेक्ट आंसर आएगा, 1 0 बचेगा। ठीक है, तो रेट हमारा कितना निकल गया, रेट जो निकला हमारा 10% करेक्ट आंसर आ जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि 25 वस्तुओं का औसत भार 50 kg है। ठीक है, यदि इसमें किसी अन्य वस्तु x का भार शामिल किया जाए तो औसत भार 500 ग्राम जो कि तक बढ़ जाता है। अब हमें यहाँ बताना है कि x वस्तु का भार कितना, जो कि नया वस्तु जिसमें शामिल किया जा रहा है तो उसका भार क्या है। देखिए मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस को एवरेज वाले चैप्टर में बताया, अगर आपने हमारे एवरेज वाले चैप्टर को नहीं देखा तो आप चैप्टर वाइज वीडियो को देख सकते हैं, काफ़ी मैंने क्वेश्चंस बना रखा है, आपको सीखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल देखिए इस क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, इसके लिए छोटा सा मैं फॉर्मूला आपको बताता हूँ कि a + NB, यहाँ पे प्लस मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि जो 500 ग्राम तक बढ़ जाता है, अगर घट जाता तो वहाँ पे माइनस का यूज़ कर सकते थे। ठीक है, देखिए a यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे a है वो कितना किलोग्राम था, पहले 50 किलोग्राम था, मैंने रखा प्लस का साइन दिया जो कि बढ़ जाता था। n का मतलब नंबर, तो नंबर क्या है, पहले 25 था लेकिन x वस्तु इसमें शामिल किया जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि x वस्तु का भार। ठीक है,
किसी अन्य x वस्तु का भार हम मान के चलते हैं कि x जो कि 26 हो जाता है, ठीक है। पहले x था, अब यहाँ पे x एक वस्तु को शामिल किया था 26 हो जाता है, लेकिन इसका भार 500 ग्राम तक बढ़ जाता है। तो 500 ग्राम का मतलब क्या हुआ कि 1/2, यानी कि 1 kg बराबर 1000 ग्राम, तो 500 बराबर आधा। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए 13 से इसको हटा लीजिए, यानी कि 50 + 13 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 50 और 13 63। करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, जो कि हम ऑप्शन नंबर डी को टिक कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या दिया गया, यदि लॉग से यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है कि यदि log x² - 6x + 45 = 2 के बराबर हो तो x की वैल्यू क्या होगी। देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए कैसे करते हैं कि यहाँ पे लिखा गया, पहले क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, log x² - 6x + 45, ठीक है, इक्वल टू में 2 के बराबर लिखा गया। तो सबसे पहले एक मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखिए लॉग है तो इसी को हम लॉग के फॉर्म में कर लेते हैं। आपको ये चीज़ पता होगा, लॉग वाले चैप्टर को अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको बताया कि log 10 की जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होता है, और log जो 100 होता है इसकी वैल्यू 2 के बराबर होता है। ये चीज़ आपको पता है। अगर मैं बोलूँ कि अगर एक कॉन्सेप्ट होता है log का, log के पावर n, ठीक है, log m के पावर n, तो इसको हम क्या लिखते हैं कि n × log m, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको बोलूं कि क्या मैं आपको इस तरह से लिख सकता हूं, बताइए, log, देखिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इसको मैं इसके फॉर्म में लिखूंगा तो 2 आपका नीचे आएगा, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार 2 आपका नीचे आएगा, और log 10 की वैल्यू 1, 2 × 1 करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी log है तो हम इसको log के फॉर्म में हटा करके तभी log को हटा सकते हैं, अदरवाइज इसको नहीं हटाया जा सकता है। तो हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं। अब इसका करने का मतलब ये हुआ कि log से log तो खत्म हुआ, तो अब आपके पास बचा क्या होगा, x² - 6x + 45, और राइट साइड में ध्यान दीजिए कि 10 का स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर का मतलब 100, तो यहाँ पर मैं अब लिख सकता हूँ 100, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर इसको मैं इधर लाता हूँ, x² - 6x + 45 माइनस में 100 = 0, तो ये कुछ किस तरह से हो जाएगा, 6x माइनस में 55 = 0। अब मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप इसको सॉल्व कीजिए, थोड़ा ऑप्शंस पे ध्यान दीजिए। ऑप्शंस में हमारा जो है यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो 2 वेरिएशन आएगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन 10 और 5, यानी हमें जो गुना करना होगा 55 लाना है, तो 10 और 5 का गुना 55 होगा नहीं, बिल्कुल गलत है। उसी तरह से सेकंड ऑप्शन को देखो तो 11 × 5 = 55, सेकंड ऑप्शन ही हमारा सही होगा, लेकिन बाकी ऑप्शंस को भी आप चेक कर लीजिए। थर्ड ऑप्शन में लिया गया 6 और 9, तो 6 और 9 का गुना करेंगे तो 9 × 5 = 45 से होता है, जो कि गलत होगा, और लास्ट में भी 9 × 5 = 45। तो कह सकते हैं कि हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। चाहो तो आप फैक्टर भी तोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, या फिर ऑप्शंस के थ्रू हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि यदि एक नाव शांत जल में 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, उसकी गति जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यदि नाव धारा की विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है तो धारा की गति क्या। बोट एंड स्ट्रीम का भी मैंने क्वेश्चन आपको करा रखा है, आप उसको देख करके सीख सकते हैं। यहाँ पे देखिए बोट की जो स्पीड दी गई थी, कितनी दी गई थी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया कि अगर 20 किलोमीटर की दूरी कवर किया जाता है लेकिन धारा के विपरीत, तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर धारा के विपरीत चला जाता है तो उस कंडीशन में माइनस होता है। तो धारा के विपरीत चल रहा है तो ये तो हमारा ठीक है, लेकिन उन दोनों की चालों में अगर डिफरेंस हो जाएगा, यानी कि अगर नाव की चाल अगर 20 किलोमीटर है लेकिन जो धारा की चाल है मानते हैं कि वाई हो जाएगा, जो कि माइनस में होगा, क्यों, क्योंकि ये विपरीत चल रहा है और इसको कवर करने में 4 घंटे का समय लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 × 5 = 20 आपका खत्म, यानी कह सकते हैं कि 20 - y = 5, और y की जो वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा ये क्या आया, ये आया धारा की गति, ठीक है, धारा की गति। आई होप कि ये बात आपने समझा होगा। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि संख्याएं जो दी गई है, यहाँ पे कुछ संख्याएं दी गई, सीरीज दी गई है, और आपसे पूछा है कि इसका माध्यिका क्या है। माध्यिका यानी कि मीडियन हमें निकालना है, और आपको पता है कि एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए माध्यिका, बहुलक और जो कि माध्य, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक करके क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, और मैं आपको अगर आप डिमांड करोगे तो हम इसका अलग से वीडियो भी बनाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, माध्यिका कैसे निकाला जाता है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है माध्यिका, और सबसे इसमें माध्यिका, बहुलक और माध्य, इन तीनों में थोड़ा सा टफ भी होता है आपका माध्यिका। टफ बिल्कुल नहीं होता, बस थोड़ा सा उन दोनों से ये थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो भी आपके पास सीरीज दिया जाता है उस सीरीज को आप असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब कि बढ़ते क्रम में सजाना होता है। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो सीरीज अलग अलग कर किया गया, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सीरीज को सजाते हैं।
5 के बाद देखें तो क्या है, 5 के बाद आपको क्या 17 के बाद 2 17 17 मैंने 17 लिखा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 17 के बाद कोई और डिजिट नहीं है, डायरेक्ट हमारा 32 है, तो 17 के बाद मैंने 32 लिखा। ठीक है, 32 देख सकते हैं, सिर्फ 32 एक ही बार दिया गया, 32 के बाद हमारा 37 है, तो चलो मैंने 37 लिखा। 37 कितनी बार दिया गया, 37 आप कहोगे 37 सिर्फ और सिर्फ एक बार है। चलो 37 नहीं, पहले 35 भी है, तो पहले 35 को लिखते हैं। पहले 35, एक बार 35 और सिर्फ एक ही बार 35 है। अच्छा 32 दो बार है ना, इसको मैं 2 बार लिख लेता हूँ। 32 2 बार है, एक यहाँ पे 2 बार 32 है, उसके बाद 35 है, तो 35 मैंने लिखा। 35 के बाद क्या देख सकते हैं, 35 के बाद हमारा यहाँ पे जो कि अब सिर्फ और सिर्फ 37 है, 37 रखा। 37 के बाद देख सकते हैं कि 37 एक ही बार है, 37 के बाद डायरेक्ट हमारा 45 है, तो मैंने 45 रखा। फिर से 45 है और यहाँ पे 3 45 दिया गया, हाँ एक और लास्ट में 3 45 हो गया। उसके बाद हम क्या देख सकते हैं, 45 के बाद हमारा डायरेक्ट यहाँ पे आपका है 64 रखा, और उसके बाद 64 के बाद 68 कितने बार है, एक ही बार है। 68 के बाद हमारा जो कि 78 के बाद देख सकते हैं हमारा 93 टोटल कितना आया, 3 3 6 3 9 3 12 2 14। ठीक है, ये भी आपका सीरीज जो कि 14 बार ही दिया गया था, कोई दिक्कत नहीं। जब हम लोगों ने इसको सजा लिया है तो हमारा जो n आया कितना आया, n आया 14। n जब 14 आया तो ये है आपका सम, यानी कि एक इवन नंबर है। जब इवन नंबर आता है तो माध्यिका कैसे निकाला जाता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। 14 आया तो हम इसको अगर क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करें, यानी कि इसका जो हम निकालते हैं माध्यिका निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं, देखिए माध्यिका निकालने क्या होता है, n/2 प्लस n/2 प्लस 1 ये होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम देखें तो कितना हुआ, 14/2 करेंगे तो 7, और 14/2 7 + 1 8, यानी कि इन दोनों पदों को जोड़ करके फिर से हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये होता है हमारा माध्यिका निकालने का कॉन्सेप्ट। तो 7वां और 8वां टर्म्स को जोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7, 7वां पद और ये 8वां पद, इन दोनों को जोड़ेंगे। 37 + 45 दोनों को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 7 5 12 4 3 7 8, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया 41। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो गया 41, जो कि ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। बताइए कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। आई होप कि आपने चीज़ समझा होगा किस तरह से किया जाता है। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो गए हम उसको अलग अलग कॉन्सेप्ट के थ्रू समझते रहेंगे, जो भी इसका अलग अलग होता है। तो फिलहाल उम्मीद करते हैं कि आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपना रिस्पॉन्स करके बताइए कि आप लोग को आज का ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।